हेलो स्टूडेंट, हिंदी कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए आज मैं तीसरा वीडियो जीवन परिचय पर लेकर आई हूँ, जिसमें आपके तीसरे इम्पोर्टेंट जो आपके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, उनका वीडियो आप देखिए। इनका जीवन परिचय कितने सारे सन में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट 2016, 14, 13, 12, 9, 7, 6 और 5। अब देखिए आप खुद ही, इतने सारे सन में रेगुलर आया हुआ है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं जीवन परिचय पे 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने आई होप देखे होंगे, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपके टोटल लेखक कितने हैं आपके सिलेबस में और कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपको कितने तैयार करने हैं, और आपके उन जितने भी मैंने बताए हैं 4 या 5, उनको तैयार करने से आपका 100% एक जो आपका जीवन परिचय होगा वो फंस जाएगा यूपी बोर्ड 2024 में, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने की, कक्षा 10th के विद्यार्थी। अब जो आपका थर्ड जीवन परिचय मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है, थर्ड वीडियो है। इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर जो मैंने वीडियो हिंदी के डाले हुए हैं वो आप देख सकते हैं। जीवन परिचय में रामधारी सिंह दिनकर का देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के अंतर्गत शिमरिया घाट नामक गांव में साधारण किसान परिवार में हुआ था। तो जब भी किसी लेखक का या कवि का हम जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें जो उनका सन होता है और जो डेट होती है और जिस जगह हुआ होता है उसको हम लिखते हैं और अंडरलाइन देते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने इसके नीचे जो अंडरलाइन दी है, आप लोग भी आप जब बोर्ड में कॉपी लिखेंगे उसी तरीके से अंडरलाइन देंगे। इससे आपको अच्छी स्कोरिंग ठीक है करने में हेल्प मिलेगी। आगे इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूपी देवी था, ठीक है। तो पिताजी का नाम जो भी था उसके नीचे भी अंडरलाइन देंगे और माता जी का जो भी नाम था मनरूप देवी, उसके नीचे भी हम अंडरलाइन देंगे। आगे देखिए, बचपन से ही इनमें साहित्य सृजन की प्रतिभा विद्यमान थी। कहने का मतलब हुआ कि बचपन से ये हिंदी में कुछ लिखने के लिए इनमें जो प्रतिभा थी वो पहले से ही प्रखर थी, ठीक है। इन्होंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं की, बस इनको लिखने का शौक था। हिंदी साहित्य कहते हैं हिंदी लेखनकार में, ठीक है। और सृजन का मतलब होता है लिखना या निर्माण करना, ठीक है। प्रतिभा विद्यमान थी। जब ये मिडिल कक्षा में पढ़ते थे तभी दिनकर जी ने बीरवाला नामक काव्य की रचना कर डाली। मिडिल जब ये कक्षा 6, 7, 8 में थे तभी इन्होंने एक बीरवाला जो काव्य था उसकी रचना इन्होंने बचपन में ही कर डाली थी। तो देखिए बीरवाला इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसके नीचे अंडरलाइन दी है। इसी तरीके से आप भी इनके जीवन परिचय को लिखते समय जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ उनके नीचे आप लोग अंडरलाइन जरूर करेंगे। अंडरलाइन करने से जो आपका ये प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा जाता है 3 नंबर में, उसमें आपके पूरे 3 नंबर आपके आएंगे। आगे देखिए, मैट्रिक पढ़ते समय ही इनका प्रणभंग नामक खंड का प्रकाशित हो गया था। अब देखिए मैट्रिक कहते हैं हाई स्कूल, ठीक है। जिस क्लास में अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना 10th में, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक। तो मैट्रिक में पढ़ते समय ही इनका प्रणभंग जो खंड का, तो ये बहुत फेमस है प्रणभंग। इस रचना को आप लोग याद कर लें क्योंकि जो गद्यखंड के इतिहास से प्रश्न आपके आते हैं 5 नंबर के, वो रचनाओं में से यहीं से पूछे जाते हैं। तो जितनी भी मैं जीवन परिचय में आप लोगों को रचनाएं बता रही हूँ 5 नंबर के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में जैसे ही आप हिंदी का खोलेंगे उसमें आपको पहला प्रश्न गद्यखंड की जो भी रचनाएं हैं उनसे 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो ये रचनाएं ही आपसे पूछी जाती हैं। ओके, देखिए मैट्रिक पढ़ते समय इनका प्रणभंग नामक खंड का प्रकाशित हो गया था। तो मैट्रिक मतलब हाई स्कूल में जब ये पढ़ते थे तभी इन्होंने एक खंडका की रचना भी कर डाली थी। सोचिए कितने इंपॉर्टेंट लेखक थे। आगे देखिए, 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक आप राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। राज्यसभा में इनको सदस्यता भी प्राप्त थी और ये कितने 10 साल तक वहां पे ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जितने भी लेखक कवि हैं लगभग उनमें से मुझे इन्हीं का दिखा है कि राज्यसभा के सदस्य भी थे, ठीक है। आप आगे देखिए, अंडरलाइन करने के बाद दिनकर जी की साहित्यिक प्रतिभा तथा सेवा को सम्मान देते हुए राष्ट्रपति जी ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अब पद्म भूषण एक जो सम्मान मिलता है जब हिंदी साहित्य में हम कुछ लिखते हैं तो वो कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। वो सबसे बड़ा सम्मान ये होता है, ठीक है। उपाधि से अलंकृत किया,
या अलंकृत आपको कठिन लग रहा है तो आप एक सिंपल भाषा में पद्म भूषण की उपाधि से ऐसे लिख सकते हैं, सम्मानित किया। ये सिंपल लग रहा है तो इस तरीके से अपनी भाषा में आपको लिखने से मतलब होता है, कोई जरूरी नहीं जो हमने कठिन शब्द डाले हुए उनको आप फॉलो करो। अलंकृत का मतलब सम्मानित भी होता है, अगर ये शब्द आपको सरल लग रहा है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, इसलिए इसमें भी आप अंडरलाइन देंगे जब कॉपी में आप लोग लिखेंगे। आगे देखिए, सन 1972 ईस्वी में उनके प्रसिद्ध महाकाव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। देखिए उर्वशी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ये जो गद्य खंड का आप इतिहास होगा 5 नंबर का, गद्य खंड के इतिहास के जो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें आपकी रचना वर्क करेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है, इसलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, सन 14 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को सदा के लिए इस अमर साधक का देहावसान हो गया। ठीक है, तो ये जो मृत्यु का क्षण आपका है इसको भी आप लोग अंडरलाइन देंगे, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये और क्या इन्होंने वर्क किया अपने जीवन काल में, उसी को हम जीवन परिचय के नाम से जानते हैं। देहावसान आपको कठिन लग रहा है तो मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। आइए हम कृतियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। कृतियों में आपका, कृतियों को हम रचनाएं भी कहते हैं। आगे देखिए, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि मैंने लिखा, कृतियां रचना एक ही बात होती है। पहला निबंध संग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको तैयार करेंगे क्योंकि 5 नंबर के जो प्रश्न होंगे उसमें जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा पेपर में उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, निबंध संग्रह के निबंध कौन कौन से हैं? अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बस एक अगर आपको ये दोनों याद नहीं रहते तो अर्धनारीश्वर जरूर याद रखिए। ठीक है, अगला आपका है काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ में इनका कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, और उर्वशी। ठीक, इन 3 को आप लोग याद रखेंगे, और रचनाथी भी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला आपका लगा हुआ है जो संस्कृति ग्रंथ है, तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी मैं अंडरलाइन दे रही हूँ उनको आपको जरूर को याद करना है, क्योंकि ये आपके 1 नंबर में प्रश्न भी आपको मिलेंगे। फिर इन्होंने एक खंडकाव्य लिखा हुआ है, प्रणभंग। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप खंडकाव्य में प्रणभंग को भी आप लोग तैयार करें। इस तरीके से जो आपकी रचनाएं हैं वो मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट है 2 तरीके से आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये आपकी 5 नंबर में भी वर्क करेंगी, और इधर आपको जीवन परिचय में भी रचनाएं लिखनी है तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेंगी। इस तरीके से मैं अभी तक आप लोगों के 3 जो जीवन परिचय हैं प्लस रचनाएं डाल चुकी हूँ, तो 3 नंबर के आपके स्कोरिंग करने वाला ये प्रश्न रहेगा। इसमें कोई भी मेहनत नहीं होती, अगर आप सिंपल भाषा में जैसा मैंने लिखवाया है उसको ऐसे 2 बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको आई होप तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपके 2 लेखक और रह गए हैं, टोटल 7 आपके हैं, 7 में से आप 2 स्किप कर सकते हो, ओनली 5 राइटर आप तैयार करो। 5 राइटर में से आपको 100% एक राइटर जरूर फंस जाएगा, जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं हिंदी के, और जो विद्यार्थी नए हैं वो आगे प्लेलिस्ट में जाकर इसके मैंने और 2 वीडियो डाले हैं, और गद्य खंड की मैंने इंपॉर्टेंट रचनाएं भी डाली हैं, और आपकी जो तुमुल खंड काव्य में आपका मेघनाथ लक्ष्मण का चरित्र चित्रण लगा हुआ है वो भी मैंने उसमें डाला हुआ है, और मैंने ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं आपको, तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में विजिट करिए और उन टॉपिक्स को जो आपके यूपी बोर्ड में स्कोरिंग करने में हेल्प करेंगे उनका आप लोग लाभ उठाइए।